नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री यूनिट 5 होने वाला है। इसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ और आपका यूनिट 5 का नाम है मॉडर्निटी, राइट एंड डेमोक्रेसी। इसका पार्ट 2 होने वाला है। जो पार्ट 1 है उसमें हमने देखा था कि कैसे इंग्लैंड की महिलाओं को फर्स्ट टाइम वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला। अब सेकंड जो आपका पार्ट है वो होने वाला है एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के ऊपर, जो कि इंडोनेशिया के बारे में है कि इंडोनेशिया कैसे उपनिवेशवाद से आज़ाद हुआ, कैसे उसने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम इस बार हमारे सिलेबस में ये नहीं है। मैंने बहुत बच्चों से पूछा है तो बच्चों ने मुझे यही बताया कि ये 4 टॉपिक ही आपके आने वाले हैं पार्ट 5 में, यूनिट 5 में। जिस भी बच्चे को लगता है कि यूनिट 5 में ये नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि नहीं होगा तो वो क्या करे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4th को ही अच्छे से प्रिपेयर कर ले, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन आते हैं और मतलब 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। और 5th यूनिट को बिल्कुल ही छोड़ दो, फिर मत पढ़ो, है ना, क्योंकि फ़ायदा नहीं कि कंफ्यूज रहो आप भी। जितना मुझे पता है, जितना मैंने बच्चों से पूछा है, तो मेरे पास यही आंसर आया है कि ये 4 टॉपिक जो है हमें यूनिट 5 में पढ़ने होते हैं। और मैंने पहले भी बोला था कि सोल की बुक में आधा अधूरा टॉपिक है यूनिट 5 को लेकर के। तो सोल की बुक यूनिट 5 को लेकर के फॉलो मत करना, नहीं तो अगर जो बच्चा मतलब कर रहा है वो बहुत पछताएगा। बाकी तो यही बोलूँगी मैं आपसे कि 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं, तो 4 यूनिट को कंप्लीट कर लो। 5वीं यूनिट को आप छुओ भी मत, छूना तो बहुत दूर की बात है। आप यूनिट 5 का नाम क्या है, आप यूनिट 5 पढ़ो ही मत, 4 ही यूनिट अच्छे से कर लो। बाकी जिस भी बच्चे को ये समझना है या यूनिट 5 करनी है उनके लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष पढ़ेंगे इंडोनेशिया का। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, उपनिवेशवाद, वाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है? ये आपको पहले ही पता है। उपनिवेशवाद क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुलाम बना लेती है तो हम उसके उपनिवेश हो जाते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने हमें हमें क्या करा था, गुलाम बनाया था, तो हम उपनिवेश थे, यानी कि गुलाम को दूसरा वर्ड कहा जाता है उपनिवेश, और इस पूरी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। समझ रहे हो आप लोग? जैसे कि हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया था, अपना गुलाम बनाया था। तो हम अंग्रेज के क्या बने थे, उपनिवेश बने थे, उपनिवेश। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, भारत को गुलाम बनाया, और जो भी चीज़ें उन्हें करनी थी यहाँ पर आकर, अपनी जो भी व्यापार वगैरह उस चीज़ को किया, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना ले, उपनिवेश बना ले अपना, तो इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ऐसा ही इंडोनेशिया के साथ भी कुछ हुआ था। इंडोनेशिया को जापान ने और एक दूसरी कंट्री थी, उन दोनों ने ही अपना अपना गुलाम बनाया था। तो इंडोनेशिया जो थी वो कैसे उसने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, या कैसे अपने आप को उसने आज़ाद करवाया, इसमें हम खाली वही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। इंडोनेशिया जो है वो भारत के दक्षिण द्वीपों का समूह है, बड़ा समूह है। जावा और सुमात्रा इसके मुख्य टापू हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इंडोनेशिया अमेरिका व रूस के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धनी देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया पर डच लोगों का अधिकार था। किसका अधिकार था? डच लोगों का। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जब हो रहा था उसको छोड़कर, उससे पहले भी इंडोनेशिया के ऊपर डच लोगों का अधिकार था, और सेकेंड युद्ध होने के बाद भी डच का ही अधिकार था। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस टाइम पर इंडोनेशिया को जापान ने अपने अधिकार में ले रखा था। यही लिखा है 4th पॉइंट कि युद्ध के दौरान ये क्षेत्र जापान के अधिकार में आ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना,
तो जैसे जो भी चीज़ यूज़ होती है, ऑयल वगैरह या जो भी खनिज वगैरह यूज़ होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में होता था। और जापान चाहता था कि जो उसके अपोज़िट कंट्री हैं वो हार जाए और उनको ये फ्यूल वगैरह जो खनिज है उसकी सप्लाई ना हो पाए, ताकि उनके हथियार ना बने, हथियार ना चलाएँ वो लोग और हार जाएँ। तो इसीलिए जापान ने इंडोनेशिया पर अपना अधिकार करा, कंट्रोल करा, ताकि खनिज वगैरह का जो आदान-प्रदान हो रहा था वो ना हो। तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है। 5th पॉइंट है कि इंडोनेशिया में जापानी नियंत्रण के दौरान ही स्वतंत्रता की लहर जोर पकड़ रही थी। यानी कि पहले डच लोगों ने कब्जा किया, उस पे अधिकार जमाया। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो जापान ने उसे अपने अधिकार में ले लिया, जापान ने। फिर ऐसा कहा गया कि जैसे ही जापान ने उसको अपने मतलब हाथ में लिया या अपने अधिकार में लिया, तभी जो इंडोनेशिया के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी और वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग इस चीज़ से स्वतंत्र हो। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया भी किसी का गुलाम रहा है, जैसे अंग्रेजों का, है ना? तो अंग्रेज बेसिकली हमारे देश में क्यों आए थे, आपको भी पता है। वो आए थे व्यापार करने के लिए, बट उन्होंने देखा कि यहाँ पे राजा है, जो शासक है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, राजा-राजा आपस में। तो उन्होंने क्या करा कि फूट डालो की नीति स्टार्ट करी और भारत पर कब्जा कर लिया। सेम ऐसे ही डच ने और जापान ने किया। डच लोग भी इंडोनेशिया में व्यापार के लिए ही गए थे, बट उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई स्थायी सरकार नहीं है, कोई स्थानीय शासक नहीं है कि जो इन पर अपना जोर चला सके, जो इस देश को या इस राज्य को चला सके। तो फिर डच लोगों ने क्या करा कि व्यापार के रास्ते ही होकर उन्होंने धीरे-धीरे करके पूरे इंडोनेशिया पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जापान के आत्मसमर्पण करने के बाद फ़ौरन 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी गई, कहाँ पर? इंडोनेशिया में, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा पृष्ठभूमि बताई है कि कैसे क्या हुआ। अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा डीपली पढ़ेंगे कि जापान के इंडोनेशिया छोड़ने के बाद, यानी कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये इंडोनेशिया है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब उस टाइम पर जापान ने इस पर अपना कब्जा कर रखा था और उससे पहले और उससे बाद में इस पे कब्जा किसने कर रखा था? डच लोगों ने कर रखा था। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ख़त्म हुआ, तो जापान ने मतलब वहाँ से जापानी जो थे उन्होंने अधिकार में नहीं लिया, मतलब उनको आज़ाद करके चले गए। फिर क्या होता है कि जापान के इंडोनेशिया छोड़ने के बाद डच इस पर पुनः अपना अधिकार जमाना चाहते थे, यानी कि दोबारा चाहते थे वो लोग इस पर कब्जा करना, अधिकार जमाना। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने भी डचों की सहायता के लिए इंडोनेशिया में आ गई थी। देश की जनता ने डटकर उसका विरोध किया, यानी कि इंडोनेशिया की जो जनता थी उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई अब हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, हमें भी स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, हमें भी अपनी आज़ादी चाहिए। इंडोनेशिया में मुक्ति के लिए आंदोलन जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लग गए थे। डच सेनाओं और राष्ट्रवादी सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी कि उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। वही चीज़ जैसे अंग्रेज़ों के और हमारे हिंदुस्तान में हुआ था, सेम चीज़ वहाँ पे भी हुआ। 4 वर्ष तक यह युद्ध, जिसे गृह युद्ध का नाम दिया गया था, मतलब बेसिकली वैसा गृह युद्ध का नाम नहीं, मतलब गृह युद्ध कहा गया। तो 4 वर्ष तक ये गृह युद्ध जो है वो आपस में चलता रहा। अंत में संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व जनमत के दबाव के कारण डच सरकार को इंडोनेशिया को स्वतंत्र कर देना पड़ा। 27 मई 1949 को इंडोनेशिया ने अपने आप को गणराज्य घोषित किया और गणराज्य की स्थापना की। अब देखिए, जो इंडोनेशिया में जो लोग थे, लोगों ने आज़ादी की मांग की, तो कैसे की? उनके अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे हुआ? बेसिकली मुद्दा ये पड़ता है बनने का, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, बट आज़ादी उन्हें उनको बताया किसने कि आपको आज़ादी चाहिए, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे इंडोनेशिया के लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे हुआ। तो पहला पॉइंट है कि फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस उसका पड़ोसी राज्य ही हुआ होता मतलब है, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। अब जब किसी देश में कोई चीज़ चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ दूसरे देश को भी मालूम पड़ेगी।
तो फ्रांस की क्रांति जब लोगों को पता लगी इंडोनेशिया में कि फ्रांस में ऐसा-ऐसा हो रहा है, वहाँ के लोग समानता, स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों में भी अपने आप को लेकर, अपने देश को लेकर राष्ट्रवाद की भावना आने लग गई। इस कारण इंडोनेशिया के निवासियों में भी यह भावना प्रबल हुई कि इस विदेशी सरकार को हमारे यहाँ भी इन्हीं सिद्धांतों को लागू करना है। यानी कि हमें भी पूरा स्वतंत्रता, पूरी समानता मिलनी चाहिए। हमें भी बोलने का राइट टू इन्फॉर्मेशन, इक्वालिटी, सब कुछ हमें भी मिलना चाहिए। वहाँ के लोगों ने किया, फ्रांस के लोगों ने, तभी इंडोनेशिया के लोगों को ये पता लगा, तब इंडोनेशिया के लोगों को भी ये पता लगा कि भई हमें ऐसा-ऐसा करना चाहिए, हमें भी पूरा स्वतंत्रता, पूरी समानता, पूरा बोलने का अधिकार, सारे राइट हमें भी चाहिए। ठीक है? सेकंड पॉइंट है कि डच सरकार के अत्याचार। डच सरकार बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे इंडोनेशिया के लोगों पर। डचों ने जावा और सुमात्रा तथा बाली द्वीपों पर आक्रमण किया। विजय के बाद वहाँ के निवासियों को बड़ी निर्दयता से कुचल दिया। मतलब कि उन्होंने बहुत ही उनके संग बुरा व्यवहार किया और इन अत्याचारों का फल यह हुआ कि हिंदेशियावासी यानी कि इंडोनेशिया, ठीक है? ये हिंदेशिया लिखा है बट ऐसे इंडोनेशिया होगा, ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ कि इंडोनेशिया वासी जो है वो डचों से बहुत ज़्यादा हेट करने लग गए और उन्हें अपने देश से निकालने के लिए प्रयास करने लग गए। तीसरा जो था वो था कि इंडोनेशिया का आर्थिक शोषण। इंडोनेशिया का भी आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा डच लोगों ने किया था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम व्यापार करें, वहाँ से सामान ले जाके सेम चीज़ अपने कंट्री में बनाना, फिर यहाँ पे आके दूसरे मतलब महंगे दामों में बेचना। उन्होंने इंडोनेशिया के लोगों को भलाई, उन्नति व विकास का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इंडोनेशिया के लोगों के संग बिल्कुल भी भलाई नहीं करी, उनके उन्नति और विकास का बिल्कुल भी ध्यान, बिल्कुल केयरलेस थे उनको लेकर के वो, डच लोग इंडोनेशिया को लेकर के। उन्होंने इंडोनेशिया के किसानों को रबड़ व मसालों के स्थान पर चावल और ईख की खेती करने के लिए मजबूर किया। क्योंकि उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता था, इंडोनेशिया वालों को कम फ़ायदा होता था। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? मतलब बेसिकली ये है कि रबड़ और मसालों से इंडोनेशिया वालों को तो फ़ायदा होता था, लेकिन डच वालों को कम फ़ायदा होता था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई तुम चावल और ईख की खेती करो। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी वो नहीं था, इसकी थी अफ़ीम की, याद आ गया बातों-बातों में। अफ़ीम की खेती करने के लिए मजबूर किया था ना, क्योंकि अंग्रेज़ों को उससे फ़ायदा मिल रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी डच लोगों को ईख की और चावल की खेती करवाकर उन्हें फ़ायदा मिल रहा था। तो इसीलिए डच लोगों ने इंडोनेशिया के किसानों को ईख की खेती करने के लिए मजबूर किया। उनके आर्थिक शोषण के कारण ही मजदूर व किसान डच सरकार के कट्टर विरोधी हो गए। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी किसी से इतना काम करवाएगा या बिना मतलब के काम करवाएगा, बोलेगा भाई तुम ये करो, तो बाद में भी इंसान को समझ में आने लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, उन लोगों को भी। तो उन लोगों को भी पता लगने लगा कि भाई हमारे साथ ये चीज़ गलत हो रही है, हमें भी जो हम चाहें हमें वो करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। तो वहाँ के जो लोग थे, इंडोनेशिया के लोग, वो डच के लोगों से बहुत ज़्यादा हेट करने लग गए और फिर बस वो यही चाह रहे थे कि ये लोग हमारे देश को छोड़ कर के चले जाएँ। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्थायी शासकों में पारस्परिक फूट व संघर्ष करवाना। वही चीज़ है, अंग्रेज़ों की तरह इन्होंने भी, डचों ने भी ये नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो की। आपस में जो इंडोनेशिया के जो स्थानीय शासक थे वो आपस में झगड़ते रहते थे। डच लोगों ने देखा उनको कि भाई ये लोग तो आपस में ही झगड़ रहे हैं, आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। तो वही उन्होंने नीति अपनाई अंग्रेज़ों की तरह कि फूट डालो और शासन करो, और उन्होंने यहाँ के शासकों को आपस में लड़वाया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता डचों के विरुद्ध हो गई। जनता तो समझदार होती है, जनता को पता लगने लगा भाई ये हमारे शासकों को, हमारे राजाओं को आपस में लड़वा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ की जो जनता है वो जो है उनसे घृणा करने लग गई और डचों के विरुद्ध चली गई। अपने देश को डच सरकार से मुक्त कराने का प्रयास करने लग गए। फिफ्थ पॉइंट ये है, क्योंकि ये सारी बातें हो रही थी, ये कुछ कारण मैं आपको बता रही हूँ जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को लगा कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो आ रही थी। पांचवा है इस्लाम धर्म का उत्साह।
अरब के व्यापारियों ने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार बहुत अच्छे से किया। वे इस बात को भी जानते थे कि यूरोप में स्पेन से लेकर बाल्कन राज्यों तक इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। यह गौरव प्रतिवर्ष और अधिक ताज़ा हो जाता था। अतः इंडोनेशिया में डचों की सरकार को समाप्त करने को मुसलमान का भी विशेष उत्साह था। यानी कि इस्लाम का उदय जब वहाँ पे हो रहा था, इस्लाम के बारे में जब प्रचार प्रसार हुआ, तो काफ़ी लोगों ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया और उनको भी लगने लगा कि भाई डच लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो इंडोनेशियाई लोग थे और जो मुसलमान लोग थे, वो लोग आपस में वो लोग भी मतलब साथ में आ गए। और फिर वही है कि उन जैसे इंडिया में हुआ लड़ाई झगड़ा युद्ध, सेम चीज़ वहाँ पर भी हुई। सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं अपना, अफ्रीका व एशिया के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे कि आसपास की कंट्री में लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको भी पता लगा कि भाई देखो जो वहाँ पर लड़ाई हो रही थी वो किस लिए हो रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, यानी कि नेशनल लेवल पर हो रहे थे, नेशनल के लिए हो रहे थे, अपने अपने राष्ट्र के लिए। तो इंडोनेशिया को भी पता लगा। अब देखो वहाँ पे आंदोलन कौन कौन से हो रहे थे। 1917 में बोल्शेविक क्रांति, जो कि आप पढ़ चुके हो। जावा में 1926 में आंदोलन हुआ। मध्य एशिया के मुस्लिम देशों में भी राष्ट्रीय जागरण जोर पकड़ रहा था, अतः यह भी राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लग गया। क्योंकि देखो तीन तीन जगह, क्योंकि आपको पता है कि खरबूजा देखकर ही ऐसा कुछ कहावत है कि खरबूजा खरबूजे का रंग बदलता है, इस टाइप से सुना होगा। तो उसी टाइप से वहाँ पर हो रहा था कि जब एक देश अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है, हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो अफ्रीका व एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहे थे, तो वो चीज़ इंडोनेशिया को भी पता लगा, इंडोनेशिया के लोगों को भी, और वहाँ से भी उनको कुछ राष्ट्रवाद की भावना मिली और उनको लगा कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, जैसे ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं ऐसे हम लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। सातवां पॉइंट है डच सरकार द्वारा विकास के कार्य ना करना। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि डच सरकार जो है सिर्फ अपने लिए सोच रही थी, वहाँ इंडोनेशिया के लोगों के लिए उसने कुछ नहीं सोचा। ना ही उन्होंने उनकी शिक्षा पर कोई ध्यान दिया, ना ही कोई कारखाने स्थापित किए, ना ही कोई तकनीक वगैरह स्थापित की, ना ही किसी तकनीक का विकास किया। तो ये भी कुछ कुछ चीज़ें रही जिससे इंडोनेशिया के लोगों को लगा कि हम बहुत मतलब हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, हमें शिक्षा नहीं मिल रही, क्योंकि भाई वहाँ पे सरकार तो डच की है ना, तो वो डच लोगों से ही बोलेंगे। तो उनको पता लग गया कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोग तरक्की करें, समझ रहे हो। उसके बाद देखो डच सरकार ने इंडोनेशिया के विकास पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। डचों ने इंडोनेशिया में बड़े कारखानों की स्थापना नहीं की। शिक्षा के क्षेत्र में डच सरकार ने समुचित ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ कारण हैं। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन का उदय कैसे हुआ। वैसे तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट पार्ट 3 में भी हम यही पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।